नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनन्या स्टडी सर्कल 365 क्लासेस में। आज हम लोग नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है द हिंदू इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस। इसमें हम लोग द हिंदू के पर डे के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, एडिटोरियल के टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको प्री के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकें, इस प्रकार से हम लोग उसका पूरा आपको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये आर्टिकल दिया गया है, यूजिंग अ रूपी रूट टू गेट अराउंड अ डोमिनेटिंग डॉलर। देखिए, इस आर्टिकल में आप समझ लीजिए कि आपको ये बताया जा रहा है कि पूरी जो दुनिया है इस समय वो डॉलर के जगह पर कोई दूसरी करेंसी की तरफ देख रहा है। कोई एक ऐसा रास्ता निकालना चाहती है पूरी दुनिया कि डॉलर का प्रभुत्व जो है इस दुनिया में कम हो सके। रशिया के पास हम सभी जानते हैं कि कच्चे तेल का भंडार है। अब कच्चे तेल के भंडार में वो या सप्लाई करना चाहता है, परंतु डॉलर का रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर अप्लाई है। अब समस्या इस बात की आ रही है कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग किराने की शॉप, दो किराने की शॉप हैं। एक किराने के शॉप में हमको कोई महंगा आइटम मिल रहा है, दूसरे किराने की शॉप में सस्ता आइटम मिल रहा है, तो जाहिर सी बात सब लोग सस्ता लेना चाहेंगे, ठीक है। भले ही आपके घर वालों ने मना किया गया हो तो आप बैक डोर एंट्री करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ये देख रही हैं रसिया से जो कच्चा तेल है वो आसानी से प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में रसिया का मानना ये है कि कुछ ऐसा जो है करेंसी सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि ट्रेड आसानी से हो सके और डॉलर का इस पर इफेक्ट, सैंक्शन का इस पर इफेक्ट ना पड़े। इसके संबंध में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको समझते हैं। एक पॉइंट है रूपी रूबल मैकेनिज्म, ठीक है। ये रूपी रूबल मैकेनिज्म पहले भी जब रसिया पे सैंक्शन लगा था तब भी ये स्टार्ट हुआ था रूपी रूबल मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या है कि रसिया कहता है कि हम और इंडिया, मतलब रसिया और इंडिया को यदि व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में हम लोग अपना मतलब रसिया का रूबल और इंडिया का रुपी आपस में हम लोग इसमें जो है लेन देन करेंगे, ठीक है। तो इससे डॉलर का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ये मैकेनिज्म देखिए स्टार्ट कब हुआ था। ये मैकेनिज्म आपका स्टार्ट हुआ था 1953 में, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडियन सोवियत ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हुआ था, ठीक है। समझ गए बात। अब आपको देखना है कि सेंटर ऑन रिवाइविंग रूपी रूबल मैकेनिज्म। अब जो मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि आप जो है फिर से वो उस तरफ हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग फिर से इस प्रकार के ट्रेड को, ये रूपी रूबल मैकेनिज्म है, इसको फिर से शुरुआत करें, इसको फिर से रिवाइव करें, ताकि रसिया से हम लोग कच्चे तेल को कम रेट पर ले सकें। जिससे कि क्या होगा, कई फ़ायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा तो इसमें ये होगा कि आपका जो वो 30% डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे मेन फ़ायदा तो ये हो जाएगा। जब हम लोग वहाँ से लेकर के आएंगे डिस्काउंट में, तो फिर उस डिस्काउंट में कच्चे तेल को लेके आएंगे तो जो गुजरात में या अन्य स्टेट्स में जो रिफाइनरीज़ हैं वो कच्चे तेल पर उसको रिफ़ाइन करेंगी, और यदि उसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करेंगी। और वेस्टर्न कंट्री उस एक्सपोर्ट को लेंगी तो वेस्टर्न कंट्रीज ही जानती हैं कि यदि कम दाम में हमको मिल रहा है रसिया से तो फिर हमको कम दाम में ये रिफ़ाइन करके देंगे भी, ठीक है। इसलिए वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो भी बैक डोर एंट्री के पक्ष में यहाँ पर हैं। तो पूरी दुनिया, जो यूएसए के अलावा पूरी दुनिया में कई एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस प्रकार के नए मैकेनिज्म को शुरू करना चाहती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका उसमें हो गया कि ब्रिटेन और उसमें हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा कि पौंड हो गया और रुपी के बीच में शुरू हो गया करना चाहें तो, और जैसे कि अपना रूपी रूबल मैकेनिज्म हो गया। इस प्रकार से शुरुआत करने के बारे में पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है। उसी की शुरुआत के रूप में अभी एस जयशंकर जी बोल रहे हैं कि रूपी रूबल मैकेनिज्म है उसको फिर से स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि क्यों करना चाहिए, तो ये जो क्यों करना चाहिए उसके बारे में समझ लीजिए। हुआ क्या है कि ट्रेड हुआ है। देखिए इसमें लिखा है कि ओवर 40 यूएस एंड यूरोपियन एलाइज हैव इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट रशियन बैंक्स में इन्होंने क्या किया है, सैंक्शंस अप्लाई कर दिए हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि रसिया जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है
इंडिया को। इंडिया का इंपोर्ट, इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ है सामान रसिया की तरफ, और इंडिया को रसिया से लेना है $500 मिलियन, तो लेकिन रसिया नहीं दे पा रहा है, तो वो $500 मिलियन का पेमेंट अभी भी अवेटिंग है। तो इस प्रकार की समस्या ना हो सके तो रूपी रूबल मैकेनिज्म को अपनाने के लिए ये लोग उस दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। RR मैकेनिज्म बोलते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है, देखिए मैं जो अभी बात कर रहा था आपसे कि 30% जो है डिस्काउंट में क्रूड ऑयल मिल रहा है। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बैकडोर एंट्री की बात कर रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट बैकडोर सपोर्ट है। इसे इनडायरेक्ट बैकडोर सपोर्ट कौन दे रहे हैं, वेस्ट की जो है, वेस्ट की कंट्री जो है इनडायरेक्ट सपोर्ट इसमें दे रही हैं, ठीक है। रिफाइनरीज कहाँ पे हैं, मैंने बताया आपको, गुजरात में रिफाइनरीज हैं, और जैसे इंक्लूडिंग रिलायंस की रिफाइनरीज हैं। ये सब क्या करते हैं, कच्चे तेल का रिफाइन करके उसका एक्सपोर्ट करती हैं वेस्टर्न कंपनीज़ को, कंट्रीज़ को, जिसलिए इस कारण से वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इसको बैकडोर सपोर्ट कर रही हैं, इनडायरेक्ट बैकडोर सपोर्ट करने को तैयार हैं, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसके साथ में क्या है, सबसे बड़ी समस्या इसके साथ में ये है कि आपको प्राइवेट कंपनियों के लेकर के सबसे बड़ी समस्या इसमें जो है, इसके ड्रॉबैक ये आ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के साथ तो अपना लिया इस पर, ठीक है। मान लीजिए कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है और जो रसिया की गवर्नमेंट है, इन दोनों ने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको तो इन्होंने जो है RR मैनेजमेंट कर लिया, RR कर लिया। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कैसी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, क्या ये प्राइवेट कंपनियां, जो इंडिया की प्राइवेट कंपनी है, क्या वो रूबल को अपनाएगी, या रसिया की जो प्राइवेट कंपनी है वो इंडिया के रुपीस को अपनाएगी? ये सोचने की बात है, क्योंकि उनको केवल रसिया के साथ में ही इंपोर्ट नहीं करना है, उनको और दूसरे कंट्रीज़ में भी रसिया के साथ में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है, दूसरे कंट्री के साथ में भी ट्रेड करना है। तो उस रूबल को क्या वो अपनाएंगी? ये सबसे बड़ी यहाँ पे एक पॉइंट आएगा आपको समझने के लिए, कि ये सबसे बड़ा पॉइंट आएगा कि इसको कैसे आप जो है हैंडल करेंगे। ये एक समस्या यहाँ पे सामने दिखाई पड़ रही है, जिसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है, ठीक है। चलिए, ये आर्टिकल अभी आपको PDF कहेंगे तो PDF शेयर कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी बता दिया जाएगा, और इस लिंक आपको स्टार्टिंग में बताया गया है, उस लिंक पे भी जा करके आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। स्टार्टिंग में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जिसका कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, ASC अनन्या स्टडी सर्किल का ASC द हिंदू PDF, कैपिटल में द हिंदू PDF पूरा लिखेंगे आप, तो उसका स्टार्ट कर दिया गया है आपका टेलीग्राम ग्रुप लिंक। आप लोग उसमें आ जाइए, मैसेज करिए, और मैसेज करेंगे तो आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, या आपको पूरा नोट्स बना रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज़ की तरफ। अनपैकिंग अ कनेंड्रम, मतलब आपका इसमें मंकी पॉक्स के बारे में दिया गया है कि मंकी पॉक्स के बारे में क्या समस्याएं सामने आ रही, समस्या देखना है। आपको मालूम है कि मंकी पॉक्स जो है इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। अभी हुआ क्या है कि 22 ईयर ओल्ड मैन जो है उसकी डेथ हो गई है केरला में, जिसके बाद से समस्याएं को गंभीरता से लेना सभी ने शुरू कर दिया है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अधिकारियों को जो है इस बिल्कुल भी मतलब अधिकारियों को हर समय सतर्क रहना पड़ेगा, बिल्कुल इसलिए रेडी रहना पड़ेगा कि यदि ये महामारी में तब्दील होता है तो हमें किस प्रकार से इसमें किस प्रकार से लोगों को इसमें सेव करना है। कोविड-19 में हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया, बाद में लोगों को सेव किया, तो आपको इसको भी देखना है कि यदि ये महामारी का रूप लेती है तो फिर इसमें हम कैसे सेव करें। महामारी नहीं भी लेती है, यदि एक बड़े बीमारी के रूप में आती है तो इससे कैसे निपटारा किया जाएगा, इसके संबंध में आर्टिकल है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल मंकी पॉक्स के बारे में। अब आता है मंकी पॉक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। मंकी पॉक्स इज़ अ वायरल जूनोसिस, ठीक है। ये वायरल जो जूनोसिस होता है, और वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम एनिमल्स। जो जूनोसिस का मतलब होता है, ये जूनोसिस का मतलब होता है कि वो वायरस कहाँ से जाएगा, एनिमल से कहाँ जाएगा, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में जाएगा, ठीक है। ये जूनोसिस होता है, ठीक है। तो वायरल जूनोसिस है, ठीक है, वायरस है ये, विद सिम्टम्स सिमिलर टू दोज सीन इन द पास्ट स्मॉल पॉक्स पेशेंट। देखिए इसकी खास बात ये है कि मोस्टली ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में था, जहाँ पर क्या हुआ कि पहले स्मॉल पॉक्स थे, फिर स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गए, स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स मिलना ख़त्म हो गए, उनके पेशेंट मिलना ख़त्म हो गए, फिर वहाँ कुछ सालों बाद देखा गया मंकी पॉक्स का शुरू हो गया सिम्टम्स। ये कई बार देखा गया है, ठीक है। तो इसी के संबंध में ये है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। मंकी पॉक्स क्या है, द पैथोजन। मंकी पॉक्स वायरस इज एन एनवेलप डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। तो क्वेश्चन यदि ये आता है कि ये DNA वायरस है या फिर RNA वायरस है, तो आप बताएंगे डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, ठीक है। दैट बिलोंग्स टू
ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है, ऑर्थोपॉक्स वायरस से ये बिलोंग करता है, जीनस ऑफ द पॉक्स विरिडे फैमिली से, ठीक है। दे आर टू डिस्टिंक्ट जेनेटिक क्लेट्स ऑफ द मंकी पॉक्स वायरस। द सेंट्रल अफ्रीकन, देखिए क्या कहाँ पे मेनली ये पाए गए थे, एक जो सेंट्रल अफ्रीकन जो कॉन्गो बेसिन है वहाँ का है ये, और दूसरा जो है आपका ये वेस्ट अफ्रीकन क्लेट का है, ठीक है। दो प्रकार के ये कैटेगरी इसकी है जो मिलती है, एक तो कॉन्गो बेसिन की मिलती है और एक मिलती है आपको वेस्ट अफ्रीकन क्लेट की मिलती है। आपको मेनली याद रखना है कि डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रेंडेड है, और ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है जीनस का पॉक्स विरिडी फैमिली का ये है, ठीक है। आएगा ऑप्शन में तो आप इसको कर लेंगे, ठीक। इसका थोड़ा टफ लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज होता है, थोड़ा टफ रहता है, परेशान नहीं होना आप, 2-3 बार इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपको रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आउटब्रेक्स कैसे हुआ, इसके हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन मंकी पॉक्स वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस 1917 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन 9 month old बॉय इन अ रीजन वेयर स्मॉल पॉक्स हैड बीन एलिमिनेटेड 1968। मैं आपको बताया था कि ये मोस्टली कहाँ मिले हैं, ये अफ्रीकन रीजन में मिले, अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिले हैं। तो इसमें देखिए वो कह रहा है कि 1968 में वहाँ पे स्मॉल पॉक्स जो है एलिमिनेट हो गया था। उसके 2 साल बाद 1970 में 1970 में क्या हुआ कि 9 month old बॉय जो है उसको उसमें ये सिम्टम्स पाए गए, मंकी पॉक्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुआ ह्यूमंस में। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री कब से, देखिए कोई भी आपको टॉपिक लिखना है तो आपको उसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। एमसीक्यू में भी हिस्ट्री दे देते हैं, कोई टाइप्स में दे देते हैं, तो मतलब ऑप्शन भी दे देते हैं, और बाकी लिखने के लिए उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए उसकी हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, ये कब से स्टार्ट हुआ। तो ये कब से स्टार्ट हुआ, 1970 में पहली बार ह्यूमंस में मिला। ये कहाँ पर मिला, ये कॉन्गो का एक 9 month old बॉय था, वहाँ पे मिला, और ये वहाँ पे मिला, और मोस्टली ये वहाँ पे स्टार्टिंग हुआ जहाँ पे स्मॉल पॉक्स एलिमिनेट हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन क्या है, मैंने बताया था आपको जोनोटिक डिसीज़ है ये। तो जोनोटिक डिसीज़ का मतलब ये क्या है, एनिमल्स टू ह्यूमन जो है इसका ट्रांसफर होता है, ये जोनोटिक डिसीज़ है, ठीक। ट्रांसमिशन कैन अकर फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड, ब्लड से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ जाए, मान लीजिए किसी को मंकी पॉक्स है, उसके ब्लड से किसी दूसरे ब्लड में आ जाए, या फिर एनिमल से लेकर के ह्यूमन में ब्लड के माध्यम से आ जाए, या बॉडली फ्लूइड से आ जाइए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये इन्फेक्टेड एनिमल से ये ह्यूमंस में पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स क्या। मंकी पॉक्स इज यूजुअली अ सेल्फ लिमिटेड डिसीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न करना है, ये एमसीक्यू में एग्जैक्ट आ जाएगा कि क्या है ये, सेल्फ लिमिटेड डिसीज है। सबसे अच्छी बात ये है, राहत की बात है कि सेल्फ लिमिटेड है, ज़्यादा फैलती नहीं है, और 2 से 4 सप्ताह तक ये रहती है। यदि ये सीवियर कंडीशन में नहीं हुई तो 2 से 4 सप्ताह में ये धीमे धीमे ऐसे सिम्टम्स जाने लगते हैं। सीवियर केसेस अकर मोर कॉमनली एमंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बीच में ही कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, बाकी ये वायरस अपने आप कवर करने लगता है। आर रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वायरस एक्सपोजर, पेशेंट हेल्थ स्टेटस एंड नेचर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो आप ये नेचर डिपेंड करता है हर एक बीमारी का कि इसके ऊपर किसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये बच्चों पर ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, और 2 से 4 सप्ताह में ये इसके सिम्टम्स जाने लगते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब एक बात इसका कैसे वैक्सीनेशन के बारे में है कि आप इसका वैक्सीनेशन से क्या इसमें राहत मिल सकती है, समझ लीजिए। तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू सेवरल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज टू बी अबाउट 85% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिव मंकी पॉक्स। कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन है, यदि वो आपको वो लगा हुआ है तो 85% जो है वो इफेक्टिव रहेगा मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करने में, उसको रोकने में, ठीक है। इसलिए 10 प्रायर स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन में रिजल्ट इन माइल्डर इलनेस, इसलिए स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो रहेगा तो यदि मंकी पॉक्स हुआ भी तो बहुत माइल्डर रूप में रहेगा, ठीक है। तो ये मंकी पॉक्स की पूरी डिटेल रही है, ये मंकी पॉक्स की पूरी डिटेल रही है कि मंकी पॉक्स है क्या, कि जनरेशन का है। आपका एमसीक्यू क्लियर हो गया। यदि आपको कुछ इसमें पॉइंट लिखने भी हैं तो आप इसमें पॉइंट छांट करके लिख सकते हैं, बल्कि ये टू द पॉइंट ही लिखा हुआ है, आप इसमें पूरा लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट अपनी तरफ से आप बढ़ा सकते हैं। आप यदि कहेंगे तो उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी नई न्यूज़ की तरफ। देखिए ये इसमें जो लिखा हुआ है, देखिए टेलीग्राम लिंक जो है, टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है ASC द हिंदू PDF, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारा कैपिटल में रहेगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग वहाँ पे मैसेज करिए, आपको यदि आवश्यकता होगी तो आपको PDF इसके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये आपके मेंस के लिए मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो टॉपिक उसमें जो पॉइंट्स लिखाए हुए हैं वो MCQ के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा।
आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कम से कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने ला सकूँ। ठीक है, शुरू करते हैं, हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ओन्स गिग वर्कर्स, आप लोग जान रहे हैं, जो द हिंदू रेगुलर पढ़ रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स द हिंदू रेगुलर पढ़ रहे होंगे वो देख रहे होंगे गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी पिछले कई वीक से ये लगातार चल रहा है। गवर्नमेंट के सामने एक नए वर्कर्स के रूप में ये आ रहे हैं और मालूम जल्द ही ये मिलियंस में पहुंचने वाले हैं वर्कर्स, और बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे अब देख लीजिए कि मोटा मोटी ये गिग वर्कर्स होते क्या हैं। गिग वर्कर्स क्या हैं कि जैसे आप देखते होंगे जोमेटो के जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो स्विगी के डिलीवरी बॉय होते हैं, अमेजॉन के डिलीवरी बॉय होते हैं, ये सभी आपके गिग वर्कर्स के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे कि ये क्या होते हैं पूरी डिटेल में। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट्स ओन गिग वर्कर्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट इस समय जो है प्राइवेट वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स की तरफ ज़्यादा जा रही है। रेगुलर वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज की तरफ न जा करके कैजुअल वर्कर्स की तरफ ज़्यादा जा रही है। ठीक है, तो उसी में अब ये गिग वर्कर्स को भी अपना में शामिल करना चाहती है, उसके संबंध में ये आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि यदि गिग वर्कर शामिल होंगे गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट को क्या क्या फ़ायदे होंगे। कहने का मतलब प्राइवेट वर्कर्स शामिल होंगे तो क्या फ़ायदे होंगे, परमानेंट वर्कर्स होंगे तो क्या फ़ायदे होंगे। मैं इस आर्टिकल को अच्छे से कवर कराऊंगा, आपको गिग वर्कर्स बताऊंगा, गिग इकोनॉमी बताऊंगा, और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि मतलब प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, इसके बारे में यदि लिखने के लिए आ जाए कौन सा बेहतर है तो उसको आपको कैसे लिखना है, इसको भी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, देखिए टेम्परेरी जॉब्स एंड गिग वर्कर्स, समझिए आप। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसको टेम्परेरी शब्द काट दीजिए। देखिए इसमें टेम्परेरी शब्द इसमें नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है, टेम्परेरी शब्द इसमें नहीं लिखेंगे ये, हाँ, केवल लिखेंगे जॉब्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जॉब्स कितने कैटेगरीज में हैं, 3 कैटेगरीज में जॉब को क्लासिफाइड किया गया है। एक परमानेंट कैटेगरी, एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी, एक डेली वेजेस कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए परमानेंट तो आप समझ गए कि परमानेंट जॉब होती है जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, सरकारी नौकरी जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब जिसको बोलते हैं। अब इसके अतिरिक्त बचा क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल और डेली वेजेस। द 2 मेन मेथड्स टू इंडक्ट एन एम्प्लॉई ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट। There are 2 main methods to induct an employee on contract or government entity. First, directly on the payroll of the entity, and second, through a label contractor or as a part of any other contract entered into pursuant to a tender process. ठीक है, आपको समझना है कि 2 प्रकार के होंगे। एक तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट एंटिटी, फर्स्ट डायरेक्टली ऑन पेरोल, जो पेरोल में डायरेक्टली चले जाएँ, डेली वेजेस हो गए। ठीक है, सेकेंड होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाएंगे, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। यही बताया गया कि डेली वेजेस, काम किया, पेरोल बना, पैसे पेमेंट हो गए। एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल के थ्रू होता है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हैं, वो पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के वर्कर्स होते हैं। इसमें जो सेकंड केस है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल्स का केस है, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जिसमें होता है, ये सेकंड केस है। इसमें क्या होता है कि जितनी कॉस्ट एंड लाइबिलिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट एंटिटी का सिग्निफिकेंट रिड्यूस कंपेयर टू अ परमानेंट पोजीशन। देखिए दोनों ही केस में, इसमें ये कह रहा है कि दोनों ही केस में, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में हो चाहे डेली वेजेस में हो, दोनों ही बेस में, दोनों ही टाइप में हो, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो परमानेंट पोजीशन की जॉब दे रहा है उसके कंपेरिजन में इसमें लेस जो है कॉस्ट ये लग रही है, लेस लाइबिलिटीज़ लग रही है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे कम लग रही हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को तो इसमें फ़ायदे ही हैं, कॉस्ट का भी फ़ायदा है, कम पैसा देना पड़ता है, लाइबिलिटीज़ भी उसकी कम है। अब आप समझ लीजिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबल्स हैं उसके ऊपर सारी लाइबिलिटी रहती है उसके अपने लेबर्स की, तो गवर्नमेंट सारी लाइबिलिटीज़ उन्हीं के ऊपर डाल देता है, तो उसके पास लाइबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन। अब हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डेफिनेशन को आपको कुछ समझने, ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या लेबर्स होते हैं, मतलब किसी पे इंडिपेंडेंट होते हैं वो, ठीक है, और उनका क्या होता है, वो उनका अपना फ्रीडम होता है। कैसे कि वो फुल टाइम भी काम कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग वो आवर्स भी डिसाइड कर सकते हैं। किसी को सुबह डिलीवरी करना पसंद है, किसी को शाम को डिलीवरी करना पसंद है, कोई पूरे टाइम डिलीवरी करता है, सुबह से लेकर शाम तक करता है। तो जैसे आपकी इच्छा हो, ये वर्क फ्रॉम होम भी करना भी गिग वर्कर का काम ही है। ठीक है, बीइंग देयर ओन बॉसेस, अपना बॉस खुद ही बनो और अपने अकॉर्डिंग जो है उसको
सेट करो काम करने के आवर्स को, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कहना है जोमेटो डिलीवरी बॉय, समझ गए बात। तो आप जी समझ सकते हैं नॉन प्लेटफॉर्म लेबर्स जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ऐसे वर्कर्स जिनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब जिनका कोई मालिक नहीं है। मतलब जैसे कि अमेजॉन डिलीवरी बॉय आया तो अमेजॉन के पैकेट को वो लेगा और डिलीवरी कर देगा, अमेजॉन उसको पेमेंट नहीं करेगा, वो जो डिलीवरी हो रहा है उस डिलीवरी करने के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो एक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं। इसी के संबंध में एक आर्टिकल आया था अभी हाल ही में, उसमें कहा गया था कि ये जो गिग वर्कर्स हैं इनके तरफ गवर्नमेंट ये देख रही है, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों से कह रही है कि आप इनको अपना एक वर्कर्स माने और इनका इंश्योरेंस कराएं। मान लीजिए कोई आपका पैकेट लेके जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा? तो आप ही उसके जिम्मेदार होंगे। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों से इस बारे में कहा जा रहा है, इसमें भी कोई नई पॉलिसी आएगी जिसके तहत ये किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगातार गिग वर्कर्स की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आपने समझ लिया गिग वर्कर्स क्या हैं। गिग वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जो अपने अकॉर्डिंग काम करने के आवर्स को सेट करते हैं। अब वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद ही होते हैं, अपने बॉस वो खुद ही होते हैं, तो चाहे वो फुल टाइम करें चाहे वो पार्ट टाइम करें, जैसी उनकी इच्छा, ठीक है। और नॉन प्लेटफॉर्म के वर्कर्स वो होते हैं, और ये जो इकोनॉमी बनाते हैं इनको बोलते हैं गिग इकोनॉमी, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंस बताया गया है। डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, और प्राइवेट जॉब में डिफरेंस देखिए। सबसे पहली तो जैसे ही गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की बात आती है, सबसे पहले बात आती है जॉब सिक्योरिटी की। जॉब सिक्योरिटी इज गारंटीड। गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी क्या गारंटीड है, और प्राइवेट जॉब में क्या है? नो जॉब सिक्योरिटी, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद आती है जॉब ग्रोथ, क्या है? लिटिल टू एवरेज जॉब ग्रोथ। प्राइवेट सेक्टर आर रिवॉर्डेड विद प्रमोशन, गुड परफॉर्मेंस कैन लीड। आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप उसमें जो है जॉब ग्रोथ होती है। कई साल लग जाते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में प्रमोशन लेने में, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में प्रमोशन लेने में कई वर्ष बीत जाते हैं। केवल नॉर्मली जो इंक्रीमेंट होता है एनुअल, वो एनुअल इंक्रीमेंट इनको मिलता है, वो आप सभी को पता है 3% रहता है। और जो भी डीए गवर्नमेंट अनाउंस करे वो, इसके अतिरिक्त उसमें बहुत कम अलाउंसेस वगैरह बढ़ पाते हैं। तो उनकी जो है ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर के कंपेरिजन में स्लो रहती है, ठीक है, स्लो रहती है ग्रोथ इनकी गवर्नमेंट की, समझ गए बात। और इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो कम समय में आपके पास अच्छा प्रमोशंस, अच्छे रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जॉब बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये समझ लीजिए आप। कोई भी जॉब करने जाता है तो उसके बेनिफिट्स उसको पहले चाहिए होता है। जॉब बेनिफिट्स क्या है? गवर्नमेंट जॉब में क्या है, फिक्स्ड मंथली सैलरी है। यदि आपकी सैलरी मंथली सैलरी फिक्स्ड है तो आप अपने एक्सपेंडिचर उसी अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो फिक्स का जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी इनको जैसे मेडिकल कवरेज, इंश्योरेंस, ये सब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। जैसे CGE या GIS सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। CGHS की सुविधा दी जा रही है, मेडिकल सुविधा उनको दी जाती है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों से बहुत सी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो इंश्योरेंस की सुविधाएं और ये सब सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं देती हैं, और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं देती हैं। जो नहीं देती हैं वो इस मामले में इनसे पीछे हैं, गवर्नमेंट जॉब से पीछे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। आपको पता है कि आपको एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन है उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें प्रमोशन होगा और उसी में आपको जो है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ये जो इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रहती है। आपकी एज और वैकेंसी ओपनिंग पे डिपेंड करती है। वैकेंसी है, यदि आपका प्रमोशन है, वैकेंसी नहीं है तो प्रमोशन आपका रुका रह जाएगा। ये सब चीज़ फैक्टर जो है आपका इसमें रहता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यदि आपके पास एफर्ट है, यदि आप एफर्ट कर सकते हैं, आपके पास टैलेंट है, तो ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है। बात करते हैं जॉब सैलरी की। जॉब सैलरी के दो पहलू हैं। जॉब सैलरी आपका, एक तो पहली बात कि सेफ्टी के पर्पस देखा जाए तो जॉब सैलरी इसमें फ़िक्स है, तो सेफ्टी के पर्पस से ये एकदम सही है। क्यों? अभी आपने कोविड में देखा होगा कि जितने गवर्नमेंट सेक्टर के लोग थे उन सभी की सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उन सभी को सैलरी मिलती रही। थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत नॉमिनल था वो, सभी को सैलरी मिलती रही, ठीक है।
तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत से लोग अपनी नौकरियां खो दी। तो जॉब सैलरी जो है वो जॉब सैलरी यदि इस बहुत से लोगों की सैलरी कम हो गई, परंतु गवर्नमेंट में क्या है, सैलरी किसी कम नहीं हुई। ऐसा नहीं हो गया कि आपकी सैलरी 50,000 है, अभी कोरोना में आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलरी 1 रुपये भी कम नहीं हुई। लोगों ने डोनेट किया, उनसे सबसे तरफ से ले लिया गया, किसी के यहाँ 1 दिन की, किसी के 1 महीने की, वो अलग बात, लेकिन सैलरी उससे कम नहीं की गई। लेकिन बहुत से ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज थी जहाँ पे डेली उनका ट्रेड था, वो ट्रेड उनका प्रभावित हो गया, जिसकी वजह से डेयरी कंपनियों का जो ग्रोथ था वो प्रभावित हो गया, जिसकी वजह से या तो लोगों को फायर कर दिया गया या तो उनकी सैलरी को कम कर दिया गया। लेकिन ये जॉब सैलरी यहाँ पर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ जो जॉब सैलरी की है वो बहुत कम बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि केवल इंक्रीमेंट ही नॉमिनल रूप से हर पर ईयर बढ़ता रहता है, और थोड़ा बहुत डीए बढ़ता है, कुछ अलाउंसेस भी, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास टैलेंट है और आप कम एज के ही भले क्यों ना हो, यदि आप उस टैलेंट को लगातार और एफर्ट को अपना लगातार लगा रहे हैं तो आपको कम समय में ही हाई सैलरी तक आप पहुंच जाएंगे। ये आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, ठीक है। अब देखिए वर्क लाइफ बैलेंस, सबको पता है कि यदि आपका टाइमिंग फिक्स है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहेगा। गवर्नमेंट में टाइमिंग फिक्स होती है और इसमें क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं, ठीक है। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस गवर्नमेंट में अच्छा है। ईज़ ऑफ गेटिंग द जॉब, अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि नेशनल लेवल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब बहुत टफ रहती है, इसलिए वो ईजी ऑफ गेटिंग जॉब नहीं होती, टफ होती है। प्राइवेट सेक्टर में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, आपका अच्छा बॉडी लैंग्वेज है और आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है, देखिए अब तो न्यू पेंशन स्कीम मिल गई है तो बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं बचा है, लेकिन जो अभी भी नौकरी कर रहे हैं 2004 से पहले वाले, उन सभी को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट अभी भी क्या है, पेंशन का और मेडिकल बेनिफिट्स उपलब्ध हैं। जो न्यू पेंशन स्कीम्स में है उनको भी मेडिकल बेनिफिट्स उपलब्ध हैं, पेंशन जरूर नहीं है लेकिन मेडिकल बेनिफिट्स उपलब्ध हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में ऐसा किसी प्रकार का पेंशन या किसी प्रकार का पोस्ट मेडिकल बेनिफिट्स उपलब्ध नहीं होता, ठीक है। अब आता है प्रोफेशनलिज्म। द वर्क सेटिंग में लैक प्रोफेशन एंड प्राइवेट जॉब सेटिंग्स आर फेमस फॉर दियर प्रोफेशनलिज्म एंड कट थ्रॉट वर्क एथिक। प्रोफेशनलिज्म के लिए प्राइवेट जॉब फेमस है और वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कंपटीशन को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्रोफेशनलिज्म कितना ज़्यादा नहीं है, लैक रहता है प्रोफेशनलिज्म, जो काम दे दिया है उसी काम को आपको रिपीटेशन में करते रहना है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस क्या है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, लिखने का आ जाएगा तो आप सभी इससे लिख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ASC द हिंदू PDF में जा करके, उसमें अभी स्टार्ट ही किया है, बहुत कम मेंबर्स हैं उसमें आप जा करके ऐड कर सकते हैं और उसमें मैसेज करिए आप PDF के लिए, तो मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। ये सीरीज़ रेगुलर चलती रहेगी। देखिए एक नेक्स्ट आर्टिकल आया है, लैंग्वेज एज अ बैरियर, ये भी दिया गया है। इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि जो लैंग्वेज का बैरियर है वो ख़त्म होना चाहिए। मतलब इंग्लिश में तो आप एजुकेशन ले रहे हैं, साथ ही में आप क्या बोलते हैं कि लोकल लैंग्वेज भी लीजिए, आप हिंदी में भी लीजिए, तमिल के हैं तो तमिल में भी लीजिए। इस प्रकार से कोई पॉलिसी बननी चाहिए, इस प्रकार से बननी चाहिए कि हायर एजुकेशनल जो हैं वो भी जो है आपको उपलब्ध कराएं, हायर एजुकेशन भी आपको लोकल लैंग्वेज में उपलब्ध हो सके, तो इस बारे में कहा जा रहा है। और न्यू नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, उसने इस तरफ काम करना शुरू भी कर दिया है, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज हायर एजुकेशन, द NEP प्रोवाइड्स फॉर मोर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम हायर एजुकेशन टू यूज द मदर टंग और लोकल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिसाइड्स ऑफरिंग प्रोग्राम्स बाइलिंगुअली, ठीक है। इन्होंने काम शुरू कर दिया है कि बाइलिंगुअल में पढ़ाया जाए, प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाए और पढ़ाया जाए, ठीक है। क्योंकि इनका मानना है कि 95% स्टूडेंट्स जो हैं जो कि आपके प्राइमरी एजुकेशन से आते हैं, अपने मदर टंग में पढ़ते हैं, वो जा करके फिर एकदम से दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट हों, इसलिए हायर एजुकेशन को आप उनके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, इस पर बात चल रही है। इसी की तरफ एक कदम बढ़ाया है AICTE ने। उन्होंने क्या किया है कि 19 इंजीनियरिंग कॉलेज 10 स्टेट्स में हैविंग इंजीनियरिंग कोर्सेज इन 6 इंडियन लैंग्वेज, 6 इंडियन लैंग्वेज इन्होंने कोर्सेज उपलब्ध करा दिए हैं। और एक उन्होंने ट्रांसलेशन ऑटोमेशन AI टूल भी बनाया है, जिसके तहत आप ट्रांसलेट इंग्लिश ऑनलाइन कोर्सेज इन 11 इंडियन लैंग्वेज में आप
ट्रांसलेट करके उस कोर्सेज को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन ये जो है ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल भी बना हुआ है। ठीक है, और स्वयं जो है ना ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑफरिंग सम पॉपुलर कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेज टू। स्वयं के द्वारा जो है एक स्वयं है एक ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म है जिसमें कोर्सेज दिए जा रहा है और उस कोर्सेज को आप इंडियन लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरफ जो है कई कदम उठा रही है और धीमे धीमे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये होगा। अब देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल भी हिस्टोरिकल देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकल 343 कहा जा रहा है, आर्टिकल 343 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें कह रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज़ हिंदी और देवनागरी। ठीक है, यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी होगी और देवनागरी भी स्क्रिप्ट होगी। ठीक है, द ऑफिशियल यूज़ ऑफ इंग्लिश टू कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम 1947, और इंग्लिश 1947 15 साल बाद चलती रहेगी। परंतु बाद में उसमें अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट क्या हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा गया कि कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग साइड हिंदी इन द इंडियन गवर्नमेंट इंडेफिनेटली अंटिल लेजिस्लेशन डिसाइड टू चेंज इट। जब तक लेजिस्लेशन इसको चेंज करने के लिए ना डिसाइड करे तब तक इंडेफिनेटली हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल हैं, उस 8 नहीं मतलब 8th शेड्यूल भी एक है जो कि इंडियन लैंग्वेजेस के संबंध में है। वहाँ टोटल कितनी लैंग्वेज की बात हो रही है? 22 लैंग्वेजेस की बात हो रही है। इस 22 लैंग्वेजेस में स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में जो है 8 लैंग्वेज बाद में ऐड की गई हैं। अभी आप देखिए एक पॉइंट और आ रहा है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है क्लासिकल लैंग्वेज का। गवर्नमेंट ने अभी क्लासिकल 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिसाइड किया है। सबसे बाद की जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो आपकी उड़िया डिसाइड हुई है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है कि कन्नड़, ठीक है, साउथ की कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है, मलयालम। तो साउथ के क्या हो गए? कन्नड़ कर्नाटका, मलयालम केरल, तमिलनाडु तमिल, तेलुगु आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो। तो ये तो आपके इधर के 4 हो गए। उसके बाद क्या बचा? उड़िया और अपने देश की जो है सबसे मुख्य भाषा संस्कृत। ठीक है, तो इन 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कहा गया है। क्लासिकल लैंग्वेज उन्हीं लैंग्वेज कहा गया है जिनका अपना एक हेरिटेज हिस्ट्री रही है, इंडिपेंडेंट नेचर रहा है। ठीक है, उनको क्लासिकल लैंग्वेज कहा गया है। देखिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज के संबंध में क्या है, पार्ट कौन सा है आपका? ये पार्ट 17 जो है वो 17 जो है वो लैंग्वेज के ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित में है, आर्टिकल 343 से 351 तक। ठीक है, समझ गए आप बात? अब इसमें क्या है कि इसमें देखिए वही बात आपको लिखी है कि सबसे लास्ट में उड़िया एट लास्ट इन 2014 में। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बनी है? तो उड़िया। क्वेश्चन यदि ये पूछ लें कि अभी हाल ही में किस लैंग्वेज को जो है हाल ही में क्या मतलब अभी सबसे लेटेस्ट में जो लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया है वो कौन सी है? तो वो उड़िया है। देखिए मैंने इसमें क्रम से लिखा गया है कि कौन कौन सी क्रम से बनाई गई। सबसे नंबर 1 पे क्या बनाया गया है आपको क्लासिकल लैंग्वेज में? तमिल। उसके बाद उसको बनाया गया संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज, फिर कन्नड़ को बनाया गया, फिर तेलुगु को बनाया गया, फिर मलयालम को बनाया गया और फिर उड़िया को बनाया गया। ठीक है, इन लैंग्वेज को क्रम से बनाया गया और सबसे लास्ट में उड़िया को 2014 में बनाया गया क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट समझ लेते हैं, आर्टिकल समझ लेते हैं। आर्टिकल 351 क्या कहता है? स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए आर्टिकल 351 है। कह रहा है कि 14 आउट ऑफ 22 लैंग्वेज वर इनिशियली इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले 14 ही लैंग्वेज थे इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 21st अमेंडमेंट जो हुआ 1967 में, उसमें कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई? सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई। इसको आपको लर्न रखना है। उसके बाद 21st का 71 अमेंडमेंट हुआ, उसमें KLMN होता है ना ABCD में, KLMN, एल हटा दीजिए, KMN, ये 3 लैंग्वेज जो है लगातार ऐड की गई। K से कोंकणी, M से मणिपुरी और N से नेपाली। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कोंकण में KON होता है, मणिपुर में भी MAN होता है। ठीक है, तो ये N वाला ही याद रखना है कोंकण, क्योंकि M से मैथाली भी हो जाएगी जो आपको कंफ्यूज करेगी, तो आपको MAN KON इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 21st में ऐड हुई, फिर 71 में ऐड हुई। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 71 21 तो आता है 92। तो अगला अमेंडमेंट कौन सा होगा? 92 होगा।
ठीक है। उसमें कौन सी कितनी लैंग्वेज ऐड की गई, सबसे पहले 21 में कितनी ऐड की गई थी 1, फिर 71 में कितनी की गई थी 3, तो अब कितनी की जाएंगी 3 और 1 4। तो जब हमने अमेंडमेंट को ऐड किया 71 से 21, तो हम लोग लैंग्वेज को भी ऐड करते हैं 4। 4 कौन सी, BDMS, बी मतलब बोडो, डी मतलब डोगरी, एम मतलब मैथाली, एस मतलब संथाली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है 2003, पहला था 1967, दूसरा 1992, तीसरा है 2003 में ये एक्ट आया था। लेकिन ये इफेक्टिव कब हुआ 2003 वाला, वो 24 से, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको दिमाग में रखना है कि पहला अमेंडमेंट कब हुआ, 21st अमेंडमेंट वो हुआ आपका 1967 में। ठीक है, दूसरा कब हुआ वो आपका 71 वाला, वो कब हुआ आपका 1992 में, तीसरा कब हुआ 2003 में, और कम इनटू फोर्स कब आया 2004 में। इस बार आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो देखिए आज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको मैंने कवर करा दिया है, क्योंकि कुछ टॉपिक को मैंने आपको हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल व्यूज़ भी लेके चले हैं, ताकि आपके जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकें, और कुछ की डिटेल मैंने बताई है ताकि आप इसको यदि आपके मेंस में लिखने के लिए आ जाए तो आप उसमें एक प्रॉपर नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं। आप कहेंगे तो आपको PDF हम मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम लिंक में, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था कुछ MCQ भी कराऊंगा, तो आप MCQ पे आते हैं। देखिए, द क्राफ्ट विलेज स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री, विच यूनियन मिनिस्ट्री, किस यूनियन मिनिस्ट्री का क्राफ्ट विलेज स्कीम है, तो आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट इज़ द वेन्यू ऑफ द इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री ड्रिल अल नजह, जो अल नजह जो है वो किस स्टेट में हुआ है, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है ओमान और इंडिया के बीच में, तो वो कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वन गोल्ड इन 49, सबसे देखिए पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीराबाई चानू ने जीता है 49 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट में जीता है, पहला गोल्ड अक्तियार कॉमन गेम्स में इन्होंने मीराबाई चानू ने आपको जिता दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन ये कि आपको कंसीडर करना है पॉइंट्स में, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, किसके बारे में कहा गया है, ये देखिए लोकटक लेक के बारे में कहा गया। कह रहा है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये बीच का नॉर्थ ईस्ट एरिया में लोकटक लेक जो है वो फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। इट इज़ नॉट लिस्टेड अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ये गलत हो गया, ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इसकी एंट्री है, इसलिए ये हो जाएगा सेकंड नंबर गलत। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में जो है इनसाइड, इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप समझ गए काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये जो है सिचुएटेड है लोकटक लेक। आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये दोनों, ये बात एकदम सही है, थर्ड पॉइंट भी सही है, फर्स्ट पॉइंट भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली, थर्ड वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल वॉज रीडेजिग्नेटेड एज C&AG ऑफ इंडिया इन 1884। ठीक है, रीडेजिग्नेटेड एज C&AG, अच्छा, अकाउंटेंट जनरल का नाम जो है वो रीडेजिग्नेट कर दिया गया, डिज़ाइन कर दिया गया, C&AG कर दिया गया 1884 में। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है, 1884 में कर दिया गया, भूल से भी इसको 1984 मत कर दीजिएगा। ठीक है, C&AG ऑफ इंडिया इज़ नॉट रिफर टू एज अ चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स का चीफ गार्जियन तो है ही है, सभी का ऑडिट करता है, सभी का ऑडिट करता है जाकर, जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के कंपनीज हैं, सबको ऑडिट C&AG करते हैं, तो वो गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का, होता है, इसने कह रहा है नॉट रिफर, तो ये गलत हो गया। कह रहा है रिपोर्ट ऑफ द C&AG ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन शेल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट है, जो सेंट्रल की रिपोर्ट होती है, कह रहा है ना सेंट्रल की, यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के पास जाती है। ठीक है, और स्टेट की जो रिपोर्ट है वो वहाँ के गवर्नर के पास जाती है, लेजिस्लेचर को पुटअप की जाती है। ठीक है, समझ गए बात, तो पहला सही है, तीसरा सही है, इसका मतलब 1 और 3 यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो देखिए आपको MCQ भी मैंने करा दिया है, इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। पहले मैंने आपको जो न्यूज़पेपर में दिया है उस आर्टिकल बारे में बताया, फिर उनका बैकग्राउंड, उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री जो थी वो बताई मैंने आपको,
ताकि आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो सके, और कुछ MCQ की प्रैक्टिस भी आपको करा दी है। आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ताकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे मोटिवेशन बढ़ेगा, और अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वीडियो ला करके दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है ASC द हिंदू PDF में आप जा करके लिंक में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ से आपको ये PDF प्राप्त कर दे दिया जाएगा। आप मैसेज करेंगे, आपको PDF दे दिया जाएगा। आप लोग इसको जितना ज़्यादा बताएंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे सेशन कैसा रहा, उसी अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट भी आगे आपका सेशन ये बनाता रहूँगा, कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट न्यूज़पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।